कुलदीप जब एसपी ऑफिसर बन जाता है तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की सोचता है, क्योंकि जब ये पुलिस में सिलेक्टेड नहीं हुआ था तो इसने मन्नत मांगी थी कि जब इसका सिलेक्शन पुलिस में हो जाएगा तो ये माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकेगा। तो दोस्तों, जब ये एसपी ऑफिसर बन जाता है तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलता है। वो दिल्ली शहर में रहता था। दिल्ली शहर से कटरा जंक्शन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, माता वैष्णो देवी के नियर के पास में एक बहुत बड़ा कटरा जंक्शन है, वहाँ की टिकट बुक कराता है और दिल्ली से एक रेल में बैठता है और अगले दिन कटरा जंक्शन पर उतरता है। दोस्तों, जैसे ही वो उस जंक्शन पर उतरता है कटरा पर, जम्मू कश्मीर में, तो उतरने के 1 मिनट बाद ही उसके पैरों में एक औरत, एक लड़की गिर जाती है और उसके पैरों को पकड़कर उससे खाना खाने की दुआ करती है। उससे बोलती है कि खाना खिला दीजिए, भगवान आपकी रक्षा करेगा, भगवान आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, वो एक तरह से उससे अपनी भूख को मिटाने के लिए भीख मांगती है। अब दोस्तों, जो स्टेशन था उस पर बहुत भीड़ थी, तो कुलदीप उस औरत को, उस लड़की को 10 रुपये दे देता है और तुरंत ही चलते बनता है। वो उसकी तरफ नहीं देखता है, लेकिन 4-5 स्टेप ही वो रखता है और 4-5 स्टेप्स रखने के बाद में अचानक से एकदम से रुक जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है और उस औरत को जब पूरी तरह से निहारता है, देखता है, तो उसे देखने के बाद वो दंग रह जाता है। दोस्तों, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही फिसल गई हो, जमीन ही गायब हो गई हो, ऊपर से आसमान गायब हो गया हो। उसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, वो लड़की, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी काजल होती है। वो जब खड़ा का खड़ा रह जाता है तो कुछ समय के बाद फिर वो उस लड़की के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि क्या काजल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोस्तों, ये जो काजल थी ये अपनी याददाश्त को भूल चुकी थी और इस कटरा जंक्शन पर ही अपना भीख मांग करके पेट का गुजारा करती थी, पालन पोषण करती थी खुद का। तो जो कुलदीप होता है वो काजल से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों, अब काजल की याददाश्त जा चुकी थी तो वो अपने सिर को एक हाथ से खुजलाती है और एक हाथ से कुलदीप से पैसे मांगती है। अब कुलदीप को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये पागल हो चुकी है। दोस्तों, उसकी ऐसी स्थिति देखने के बाद में कुलदीप की आंखें भर आती हैं और वो उसी स्टेशन पर अपने किए हुए पर पछताने लगता है और सोचता है, अगर शायद मैंने इसके साथ अगर कुछ वैसा न किया होता तो शायद इसकी स्थिति आज ऐसी ना होती। दोस्तों, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो अपने किए पर पछतावा करने की कोशिश करता है और फूट फूट करके रोने लगता है। वो काजल को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है कि काजल, तुम मेरी पत्नी थी, हम दोनों एक साथ पढ़े थे, एक साथ बड़े बड़े थे। लेकिन दोस्तों, काजल की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर जब काजल को कुछ भी याद नहीं आता तो कुलदीप उसे अपने साथ ले लेता है और माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने तक कई सारी सीढ़ियाँ होती है। उन सीढ़ियों को चढ़ने में कहा जाता है कि 12-13 घंटे का समय लग जाता है और ऐसा ही इतना ही समय लगता है काजल और कुलदीप को। जब कुलदीप माता वैष्णो देवी के दर्शन अच्छे ढंग से कर लेता है तो अपनी तलाकशुदा पत्नी काजल को लेकर के दिल्ली शहर आ जाता है और उसका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। दोस्तों, ये जो काजल थी ये हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि इसकी याददाश्त तो जा चुकी थी, साथ ही ये पागल, थोड़ी मेंटल भी हो चुकी थी। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों,
ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली की है, जहां पर दिल्ली से ये कहानी शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में आकर के अटकती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं इस कहानी को, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, काजल और जो कुलदीप था, ये दोनों बचपन से ही साथ में पले बड़े थे। प्राइमरी स्कूल में दोनों एक साथ पढ़े, 5 कक्षा पास इन्होंने एक साथ की, 10th भी इन्होंने एक साथ की और इंटरमीडिएट की परीक्षा भी इन्होंने एक साथ ही दी थी। जो पुराना रिश्ता था वो रिश्ता दोस्ती में बदला और दोस्ती ने फिर एकदम से प्यार का रुख बदल लिया। धीरे धीरे जब उनमें प्यार हुआ तो प्यार रिश्तेदारी में बदल गया। दोनों ने अपने माता पिता से बातचीत की, फिर इनके माता पिताओं ने इनकी शादी आपस में करा दी। दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो इनका मकसद था कि ये अपनी ज़िंदगी को प्यार से शुरू करेंगे और प्यार पर ही ख़त्म करेंगे, बस उसी दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीते हैं। दोस्तों, जो कुलदीप था, इसके माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली वो होती है जहाँ जो एक नौजवान लड़का होता है, 24-23 साल का जो लड़का होता है, उसके पास उसके कंधे पर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना सब कुछ होता है कि वो बच्चा जब 30 की उम्र का हो तब तक वो अपने कंधों पर, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो यही सब कुछ था कुलदीप के घर में। कुलदीप भी अपने कंधों पर, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसका एक ड्रीम था कि वो पुलिस में दरोगा या फिर एसपी या कोई पीसीएस अधिकारी बनेगा। तो वो बस इसी उद्देश्य से अपनी मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई करता है। इधर जो उसकी पत्नी काजल होती है, वो घर गृहस्थी के कामों में ही लगी रहती थी। दोस्तों, एक दिन कुलदीप के कुछ दोस्त उसे अपने साथ ले जाते हैं अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में और वहाँ उसे शराब पिलाने के लिए, पीने के लिए प्रेरित करते हैं। कुलदीप बार बार मना करता है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती शराब पिला देते हैं। दोस्तों, शराब पीने के बाद जब कुलदीप घर आता है तो काजल को पता चल जाता है कि आज ये शराब पी करके आए हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोस्त नहीं मानते हैं और पिला देते हैं। तो ये जानती थी काजल, फिर काजल कुछ भी नहीं कहती है अपने पति कुलदीप से। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही कुलदीप अपने घर से बाहर निकलता है तो एक ठेके से जब वो गुजरता है तो उस ठेके को देखने के बाद पता नहीं उसे अचानक से क्या हो जाता है, वो वहीं रुकता है और अपना बियर, जो भी कुछ था, शराब था, उसे लेता है और उसे पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब उसकी दिनचर्या यही बन जाती है। अब वो यही शराब पीने में व्यस्त रहने लगा। अब उसका जो ड्रीम था पीसीएस अधिकारी बनने का, डीएम बनने का और कोई पुलिस वाला बनने का, वो एक साइड में हो जाता है कुछ समय के लिए। अब उसका जो इच्छाएं थीं वो अब केवल शराब, दारू, मदना में थी। अब उसकी जो आदत थी वो धीरे धीरे और बदलती गई। अब उसके जो दोस्त थे उसे वेश्याओं के पास भी ले जाने लगे, यानी कि दिल्ली जीबी रोड पर भी उसे ले जाने लगे और अलग अलग तरह की महिलाओं का स्वाद चखाने लगे। दोस्तों, कुलदीप की जो नीयत थी वो एकदम से बदल जाती है। अब वो घर रात को देर से पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे सवाल जवाब करती है कि आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं। तो कुलदीप उसे उल्टा सीधा बोल देता कि मैं पढ़ाई करके आ रहा हूँ लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी से आने के बाद मैं थक गया तो मैंने शराब पी ली, इसीलिए मेरे मुंह से तुम्हें शराब की बदबू आ रही है। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा और जो उसकी पत्नी काजल थी उसने भी उसकी बातों को माना। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती 100 झूठों के बोलने से, और ऐसा ही होता है काजल और कुलदीप के साथ। कुलदीप बार बार झूठ बोलने के बाद एक दिन पकड़ा जाता है। एक दिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी पत्नी उससे
पूछती है कि अगर आप इस शराब को पीना छोड़ दें और इन वेश्याओं के साथ संबंध बनाना छोड़ दें तो मैं आपके साथ आगे का जीवन काटूंगी। दोस्तों, शराब पी रखी हुई थी कुलदीप ने और इसी शराब के नशे में बोल देता है कि मैं इन सब चक्करों में पड़ा रहूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। दोस्तों, सुबह होती है और सुबह होने के बाद में कुलदीप की पत्नी काजल अपने मायके चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जो काजल थी उसका केवल यही उद्देश्य था कि जब वो घर से 2-4 दिन अपने मायके में रहेगी तो कुलदीप की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों, होता इसके कुछ विपरीत है। जब काजल अपने घर चली जाती है तो कुलदीप शराब और अधिक पीने लगता है और अधिक से अधिक समय वेश्याओं के साथ बिताना शुरू कर देता है। ऐसे ही चलता रहता है और 1 महीना गुजर जाता है। जब 1 महीने तक काजल की कोई भी खबर नहीं लेता है कुलदीप, तो काजल को अब बुरा लगने लगता है। फिर वो डाइवोर्स पेपर कुलदीप के घर भिजवाती है और कहती है कि मुझे तलाक दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ भी जो काजल थी इसका इरादा केवल इतना ही था, जब वो डिवोर्स पेपर देखेगा तो सुधर जाएगा और मुझे रोते रोते हंसते हंसते बुलाने के लिए आएगा। लेकिन होता कुछ उल्टा है। जो कुलदीप होता है वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और अपनी पत्नी काजल से तलाक ले लेता है। तलाक के बाद अब दोनों की जिंदगी अलग अलग मंजिलों तक पहुंचने लगती है। जो काजल होती है वो अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाती है और जो उसका पति कुलदीप होता है वो अपनी दिन रात शराब की लत में भिगोए रहता अपनी आप को और वेश्याओं के साथ में मजे करता। दोस्तों, 1 साल तक तो वो इन वेश्याओं और इस शराब के नशे में चकनाचूर रहा है। लेकिन जब वो 2-4 दिन शराब के कारण जब बीमार पड़ जाता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई शादीशुदा पति घर में हो और उसकी पत्नी घर में ना हो तो घर उसे काटने के लिए दौड़ता है और ऐसा ही होता है कुलदीप के साथ में। जब उसे एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी अब घर में नहीं है तो उसे बहुत बुरा फील होने लगता है। दोस्तों, इधर 1 साल जब गुजर जाता है तो कुलदीप की जो पत्नी काजल थी उसके साथ में अनहोनी सी घटना घटित हो जाती है। उसका जब वो बाजार से लौट रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है। याददाश्त जब उसकी चली जाती है तो उसके पिता दिल्ली शहर से उसे बाहर बेंगलोर में उसके इलाज के लिए लेकर के जाते हैं। इधर जब एहसास होने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को क्यों बाहर निकाल दिया अपने जीवन से, तो वो इसी एहसास को, अपनी इस गलतफहमी को निखारते हुए, मानते हुए अपने जब ससुराल आता है तो घर का दरवाज़ा बंद पाता है। अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगता है, अपने आप को वो दुखी मान लेता है कि इस सब चीज़ की वजह वो खुद है। वो मान लेता है कि उसकी पत्नी ने उसने तलाक दिया है वो उसकी इसी वजह से, इसी हरकत से नाराज़ होकर के घर को छोड़ करके चली गई है और कहीं रहने के लिए। दोस्तों, फिर वो कुलदीप अपने घर वापस लौट आता है और गम की तन्हाई में ही अपने जीवन को काटना शुरू कर देता है। दोस्तों, 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि कुलदीप, तू अपनी ज़िंदगी को क्यों ही ऐसे वेस्ट कर रहा है। अगर भगवान ने चाहा और मेरी जो श्रद्धा है वो अगर सच्ची हुई तो मुझे मेरी पत्नी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, बस वो इसी श्रद्धा से और अपनी मेहनत से दोबारा से अपनी स्टडी में लगता है अपने उस मुकाम को पाने के लिए और दिन रात एक कर देता है। इधर दोस्तों, जब काजल के पिता उसे बेंगलोर शहर में उसके इलाज के लिए लेकर के जाते हैं तो एक और अनहोनी उसके साथ घटित हो जाती है। कुछ बदमाश लोग, कुछ किडनैपर काजल को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त जा चुकी थी, खो चुकी थी और वो पागल रहने की अवस्था में रहती थी।
जो किडनैपर लोग थे उसे वो जल्लादों के हवाले उसे बेच देते हैं और उसके साथ जिस्म का कारोबार करते हैं। दोस्तों वो 1 महीने तक उसके साथ जिस्म बेच करके कारोबार करते हैं और उससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। दोस्तों क्योंकि जब उसकी याददाश्त चली चुकी थी और वो पागल थी तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। लोग जो भी उसके साथ करते वो उसे स्वयं करवा लेती थी। दोस्तों ऐसा ही होता रहता है 1 महीने के बाद, और 1 महीने के बाद जब एक होटल में एक शख्स एक ग्राहक उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उस होटल पर छापा पड़ता है पुलिस का, और सायरन की आवाज़ सुनने के बाद में जो ग्राहक होता है वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस होटल में प्रवेश करती है और लड़कियों को वहाँ से निकालती है, लेकिन उस कमरे तक नहीं पहुँच पाती है जिस कमरे में काजल होती है। दोस्तों फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जो काजल होती है उस होटल से बाहर निकलकर रोड पर इधर उधर घूमने लगती है। एक ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन में बैठ करके वो उसे पता ही नहीं होता है वो जम्मू कश्मीर कटरा रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है, और वहाँ उतरने के बाद में वहीं रह जाती है और अपने पेट को पालने के लिए लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके पैर छू छू करके पैसे मांगती है, रोटी मांगती है, कपड़ा मांगती है। दोस्तों बस ऐसा ही चलता रहता है उसकी ज़िंदगी में। इधर जो कुलदीप होता है उसने मन्नत मांगता है कि जब मैं पीसीएस अधिकारी या कोई अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा पुलिस में तो माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकूंगा। और दोस्तों इसकी वो ये मुराद पूरी भी हो जाती है, और तलाक के 3 साल बाद वो एक एसपी ऑफिसर बन जाता है, और एसपी ऑफिसर बनने के बाद जो उसने मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरी करने के लिए माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेकता है। उसे वहाँ उसकी तलाकशुदा पत्नी काजल नजर आती है, लेकिन वो पागल की अवस्था में और याददाश्त भूल चुकी अवस्था में मिलती है। फिर वो उसे अपने साथ दिल्ली शहर लेकर के आता है और उसका इलाज शुरू करवाता है। दोस्तों जब उसका इलाज शुरू होता है तो वो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेता है और उसका इलाज शुरू करवाता है। दोस्तों भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, वैष्णो देवी के आशीर्वाद से उसकी जो पत्नी होती है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। दोस्तों वो पत्नी जब अपने पति को अपने पास अपने सामने बैठा देखती है तो उसे देखने के बाद खुश हो जाती है, और जो उसने माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगी थी, दुआ मांगी थी कि मेरे पति जब सुधर जाएंगे तो वो मेरे सामने आकर के खुद मुझे लेने आएंगे, और अपने पति को अपने सामने पाकर के वो बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है कि मुझे यकीन था अपने आप पर, अपने प्यार पर, कि आप मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों पत्नी की बातों को सुनने के बाद कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी पत्नी के पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है कि मुझे काजल माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो पत्नी काजल से बोलती है कि आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, ये तो विधि का विधान है। जितना जितनी किस्मत में किसी का साथ लिखा होता है उसमें उसका उतना ही हाथ होता है, उसका उसमें उतना ही साथ होता है। तो आपका गलती मानने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस जो 2 साल हुई थी इसका एक्सीडेंट हुए और इधर से उधर भटकते हुए काजल को इसके बारे में जो कुलदीप होता है उसे कुछ भी पता नहीं था कि इसके साथ में कितनी कितनी बुरी हैवानियत हुई। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका दोस्त, आपकी मित्रता उससे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर वो आपको शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहा हो और आपसे बार बार कह रहा हो कि तुझे मेरी कसम है शराब पी ले, तो आप अपने उस दोस्त से कह दीजिएगा
अगर आप शराब पीने के इच्छुक ना हो तो उससे कहना कि तुम अगर मुझे दोस्ती की खातिर शराब पिलाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें दोस्ती की खातिर शराब छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। दोस्तों, आपकी वो बात को सुनने के बाद मैं आपसे एक पल के लिए भी शराब पीने का जिक्र नहीं करेगा। अगर आपकी दोस्ती पक्की है तो अपनी दोस्ती को केवल अपनी दोस्ती में ही रखिए। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि आपका दोस्त जो आपसे करने को कह रहा है आप उसे तुरंत कर दें, कि आपको वो अगर शराब पीने के लिए कह रहा है तो शराब पी दें, किसी का मर्डर करने के लिए कह रहा है तो आप उसका मर्डर कर दें। दोस्ती का अर्थ ये होता है कि आप मुसीबत में हैं तो वो आपको मुसीबत में से निकाले। दोस्ती का अर्थ ये होता है कि अगर आप पर कोई मुसीबत आने वाली है तो वो दोस्त आपने आपको आगे ला करके आपको मुसीबत में से निकाले। तो असली दोस्ती का मतलब ये होता है। तो दोस्ती, आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्त बनाएं तो अपने जैसा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को माता वैष्णो देवी का जो ये नवव्रत नौ दुर्गा पूजन चल रहा है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।